हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हमने पिछले वाली वीडियो में यहाँ तक देख लिया था कि स्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस दैट दी बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इससे आगे देखते हैं स्लाइड एंड स्वान टुगेदर फार्मुलेटेड द सेल थ्योरी। अगर पूछा जाए सेल थ्योरी को फार्मुलेट किसने किया या फिर गिवन या फिर किसने दी, तो स्लाइड एंड स्वान दोनों का नाम एक साथ बोलना, ठीक है। क्योंकि सेल थ्योरी की एनसीईआरटी के इस तरीके से लिखा हुआ है, इसमें डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से हम आंसर दे सकते हैं। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। कि ये थ्योरी वैसे ये नहीं बता पाई, मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि नई सेल कैसे बनती है। तो रुडोल्फ बिरकोव ने 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन किया दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। कि सेल ने डिवाइड किया और नई सेल बनी फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग से, पहले से जो उपस्थित सेल थी, पहले से जो प्रेजेंट थी उससे बनी है। इसको उन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने दिया, तो किसने दिया, रुडोल्फ बिरकोव ने। ही मॉडिफाइड दी हाइपोथेसिस ऑफ द स्लाइडेन एंड स्वान टू गिव दी सेल थ्योरी ऑफ फाइनल शेप। कि स्लाइड एंड स्वान की हाइपोथेसिस को किसने जो है मॉडिफाई किया, ये पूछा जाए तब भी रुडोल्फ बिरकोव। सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया, तब भी रुडोल्फ बिरकोव। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, मतलब मॉडर्न सेल थ्योरी पूछा है तब भी रुडोल्फ बिरकोव। मतलब एक तरीके से मॉडर्न सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दी, ये कह सकते हैं रुडोल्फ बिरकोव। मॉडर्न सेल थ्योरी दी किसने, ये तो जो है मतलब दोनों का मिला करके आई थी, रुडोल्फ बिरकोव का भी और जो पहले के दो साइंटिस्ट थे, मतलब तीन साइंटिस्ट को मिलाकर, स्लाइड एंड स्वान। मॉडर्न सेल थ्योरी केवल ये मत बता देना कि रुडोल्फ बिरकोव ने दी, ठीक है। हाँ, उसको फाइनल शेप दिया ये कह सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशल बात ये है, जैसे 1855 को कैसे ध्यान रखेंगे, तो कैसे भी ध्यान रख सकते हैं। जब मैं होऊंगा 60 साल की तब तो होगी 55 की, इस तरीके से एक सॉन्ग है ना, तब हम बात करेंगे 55 की। तो 1855 मतलब इन्होंने एक मॉडिफाई वाली बात की है, तो 55 ऐसे ध्यान रख सकते, कैसे भी ध्यान रख लो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हाँ, स्पेशल बात ये है, जैसे ध्यान से हाइपोथेसिस जो थी स्लाइडेन एंड स्वान दोनों की ही थी, बट इसको प्रपोज्ड अंग्रेज नहीं किया, मतलब स्वान ने किया, थियोडोर स्वान ने, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्योंकि देखो पहले बता दिया गया कि स्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस, ठीक है। जबकि यहाँ बोला जा रहा है कि स्लाइडेन और स्वान की हाइपोथेसिस को मॉडिफाइड किया। इसका मतलब क्या है कि ये जो थी हाइपोथेसिस थी किसकी, तो पूछा जाए स्लाइडेन, पूछा जाए तो बोलना स्लाइडेन स्वान की, लेकिन इसको प्रपोज किसने किया ऐसा करके पूछा जाए तो केवल स्वान का नाम बताना। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की सेल थ्योरी क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। की सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है किसके, कोशिकाओं के मिलकर बने होते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और कोशिकाओं के प्रोडक्ट के। दूसरा पॉइंट इसमें ये था कि ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यही पॉइंट था, ये मॉडिफाई करके ये ऐड कर दिया रुडोल्फ बिरकोव ने। क्योंकि यही तो बात पढ़ रही थी, इस बात को तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी पुरानी वाली सेल थ्योरी कि भैया ये नई सेल आई वो कहाँ से बनी है, तो इन्होंने सब आंसर दे दिया कि नई सेल जो है पहले से उपस्थित सेल से ही बनी है, ठीक है। तो अगला पैरा स्टार्ट करते हैं। एन, तो ये नाम पूरे पूरे भी ध्यान रखना, थियोडोर स्वान और मिथाइस स्लाइडेन, ठीक है। तो 8.3 में स्टार्ट करते हैं, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, और सेल का एक ओवरव्यू मोटा मोटा देखते हैं। यू हैव, सिंपल सा एकदम जल्दी समझाता जाऊँगा, जहाँ से ज़्यादा समझाने की बात आएगी ज़्यादा समझा दूँगा। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स, ये कह रहा है कि आपने जो है पहले भी सेल्स को देख चुके हैं इन एन ऑनियन पील में, किसमें, प्याज के छिलके में, एंड और ह्यूमन चीक, और ह्यूमन की चीक में। यही दो चीज़ें क्यों लेती हैं, देखो जब हम जो है स्टेनिंग वगैरह करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना सेल्स को, तो जो है ये जो लेयर जो स्लाइड बनाते हैं तो ये जितनी पतली होती है उतनी अच्छी रहती है। तो आपने देखा होगा ऑनियन पील पे जो एक पतला सा एकदम एकदम ट्रांसपेरेंट सा जो निकल का आता है पील, उसकी बात कर रहे हैं। और ह्यूमन चीक आपने कभी देखा होगा, चाय वाय कभी पीते हो, ज़्यादा गर्म चाय होती है तो हल्का हल्का सा स्किन छूट जाती है हमारी चीक से अंदर से, उस तरीके वो स्किन की बात चले, वो बहुत पतली होती है, इसलिए उसमें देखा जा सकता है आसानी से। सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर, अब उनके स्ट्रक्चर को रिकलेक्ट करते हैं। दी ओनियन सेल विच इज ए टिपिकल प्लांट सेल, ओनियन सेल को क्या माना जाता है, टिपिकल प्लांट सेल माना जाता है, मतलब प्लांट सेल के उसमें ज़्यादातर करेक्टर देखने को मिल जाते हैं। हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वाल एज इट्स आउटर बाउंड्री,
उसकी एक स्पष्ट क्या होती है, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है आउटर बाउंड्री पर, एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन, और जस्ट उसके जस्ट अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली होती है। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो ह्यूमन चीक, चूंकि ये तो एनिमल सेल है, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन एक एनिमल है, तो ह्यूमन चीक सेल क्या हो गई, ह्यूमन मतलब एनिमल सेल होगी, तो हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो ये डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर की तरह यही होती है, मतलब सब कुछ, क्योंकि यहाँ सेल वाल तो होते नहीं। इनसाइड ईच सेल, प्रत्येक सेल के अंदर, इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो प्रत्येक सेल के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ मेन बात क्या है, यहाँ अंडरस्टूड होना चाहिए कि 8.3 जो है ना, ये जो 8.3 इसमें हम यूकैरियोट की बात चल रही है, एंड 8.4 जो आगे पढ़ेंगे उसमें प्रोकैरियोट की बात चलेगी। तो ये अंडरस्टूड क्या होना चाहिए कि हम यूकैरियोट की बात चल रही है, तो इसलिए बोला कि ये कि इनसाइड ईच सेल, इसलिए ईच सेल करके भी बोल दिया कि डेंस मेम्ब्रेन बाउंड, मेन बात है स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस में, और मेम्ब्रेन बाउंड वाला न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका मतलब ये जो है हम ओवरऑल अंडरस्टूड होना चाहिए, यूकैरियोट्स की बात चल रही है इस पूरे पैरा में 8.3 में। दिस न्यूक्लियस कंटेंस द क्रोमोसोम्स, ये न्यूक्लियस जो क्या रखते हैं, क्रोमोसोम रखते हैं, गुणसूत्र रखते हैं, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, दैट इज क्या है, क्रोमोसोम कंटेन डीएनए। देखो इस बात में कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान रखना कि क्रोमोसोम डीएनए को रखता है, फिर डीएनए क्रोमोसोम को रखता है, तो क्या है, क्रोमोसोम कंटेन डीएनए, मतलब क्रोमोसोम डीएनए को रखता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया जेनेटिक मटेरियल डीएनए, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, ठीक है। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम, आगे बढ़ते हैं, विच इज टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, वो कोशिकाएं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, देखो न्यूक्लियस होता है एक सिंगुलर नंबर होता है, एक वचन होता है, न्यूक्लियाई क्या है उसका प्लूरल नंबर है, फुल फॉर्म, मतलब बहुत से न्यूक्लियाई, ठीक है ना। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, कि वो कोशिकाएं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई को रखती हैं, आर कॉल्ड यूकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक, ठीक है, वो क्या होती है, यूकैरियोटिक होती हैं। न्यूक्लियस इसलिए एक तरीके से बोल दिया गया होगा क्योंकि कुछ सेल जो है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी रखती हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म वगैरह। यूकैरियोटिक वेयर सेल्स दैट लैक ए मेम्ब्रेन, जबकि जो कोशिकाएं लेके मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस को लैक करती हैं, मतलब नहीं रखती हैं, आर प्रोकैरियोट्स, वो क्या होती हैं, प्रोकैरियोट्स होती हैं। इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही, चाहे प्रोकैरियोटिक चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, सेमी फिलड मैट्रिक्स कॉल साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म दोनों में ही पाया जाता है। सेमी फिलड मतलब ये पूरी तरीके से ना सॉलिड है ना पूरी तरीके से लिक्विड है, जैसे कह सकते हैं कि पुआ बनाने को जो घोल यूज करते हैं, या फिर कह सकते हैं जो अपना कोलगेट का पेस्ट होता है उस तरीके का सेमी फिलड, ना पूरी तरीके से सॉलिड है ना पूरी तरीके से लिक्विड है, जैसे हलवा कह सकते हैं नॉर्मली, मतलब एक तरीके से बीच की स्टेज सेमी फिलड, ठीक है, मतलब सेमी मीन्स क्या होता है, अधूरा, मतलब आधा, ठीक है, आधा फ्लड। साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल, और साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल के वॉल्यूम को घेरे रहता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी, ये बहुत पूछा जाता है कि मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी का मेन एरिना क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इन बोथ प्लांट एंड द एनिमल सेल्स, किसी में भी पूछा जाए। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन इसी में होती हैं, टू कीप द सेल्स इन द लिविंग स्टेट, सेल्स को लिविंग स्टेट में बनाए रखने के लिए बहुत सारी रिएक्शन इसमें होती रहती हैं। बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अतिरिक्त यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, ये कहना है कि न्यूक्लियस के अतिरिक्त अन्य भी मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर रखते हैं, इसको ऑर्गेनेल बोलते हैं। लाइक दी जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गया, एंड वैक्यूल्स, ये सब डिटेल में आगे पढ़ेंगे। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और प्रोकैरियोटिक सेल इस प्रकार के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल को लैक करती है, मतलब नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो इसके दैट इज नॉन मेम्ब्रेन को ऑर्गेनेल नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। अभी ये मत सोचने लगे कि नॉन मेम्ब्रेन को ऑर्गेनेल नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो इससे आगे वाले पैरा
कि एक लाइन ऐसे ना लिखते, एंड 8.4.1 से पहले पैरा में ऐसा ना लिखते। आगे मैं मतलब बता दूंगा क्या कन्फ्यूजन की बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत माइन्यूटली यहाँ पर अंतर निकाला है। अभी आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे, आगे बता दूंगा। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। राइबोसोम कहते होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। फाउंड इन ऑल सेल्स, ये सभी सेल्स में पाए जाते हैं, बहुत यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो। विद इन दी सेल्स, सेल के अंदर राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। ये कह रहे हैं कि राइबोसोम जो है केवल साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं पाया जाता है सेल के अंदर, बट आल्सो विद इन दी टू ऑर्गेनेल, जबकि टू ऑर्गेनेल के अंदर भी पाया जाता है। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट, क्योंकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट होते नहीं है। प्लांट की बात कीजिए तो क्लोरोप्लास्ट में भी होगा, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों ही जगह होती है, एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। क्या क्या मतलब है? दो ऑर्गेनेल के तो अंदर है और एक ऑर्गेनेल के ऑन है, मतलब ऊपर है, ठीक है। ये प्लांट सेल की बात चल रही है। अब एनिमल सेल की बात आई तो क्लोरोप्लास्ट हटा दो, मतलब एक ऑर्गेनेल के अंदर हो जाएगा और एक के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ क्लोरोप्लास्ट होगा नहीं। एनिमल सेल्स कंटेन another non-membrane bound organelle called centrosome। एनिमल, अब देखो ये सेंट्रोसोम जो होता है प्लांट सेल में नहीं होता है, विच हेल्प इन द सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एनिमल सेल कंटेन another non-membrane bound organelle, ठीक है, कॉल्ड सेंट्रोसोम, ठीक है। ये भी जो है सेंट्रोसोम पर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। ये कह रहे हैं सेल जो है साइज में भी बहुत ज़्यादा अंतर दिखाती है, मतलब बहुत साइज कम ज़्यादा बहुत सारे होते हैं। शेप, आकृति भी कम अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार की आकृति की कोशिकाएं पाई जाती हैं सेल्स। एक्टिविटीज़ भी अलग 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 होती है। फिगर 8.1 में अभी अपन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मास द स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाए तो क्या माइकोप्लाज्मा, ठीक है, आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन माइक्रोमीटर इन लेंथ, डायमीटर नहीं, इन लेंथ, ठीक है। ध्यान रखना स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाए तो क्या माइकोप्लाज्मा, इसका साइज कितना? 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। पीपीएलओ बस इससे भी छोटा होता है, जो कि फिगर में दिखाया गया, उसका हाँ मेजरमेंट साइज भी लिखा है, लेकिन आपको जो थ्योरी में बोला है तो माइकोप्लाज्मा ही बताना, ठीक है। इससे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि पीपीएलओ और उसमें कंपेयर कराए, थ्योरी में माइकोप्लाज्मा ही बोला गया तो वही करना। वाइल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। ये कितना? और बैक्टीरिया का साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर, ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो इसी से कोरिलेट करके चलो। सबसे छोटा क्या था? माइक्रोप्लाज्मा, वो पॉइंट का 3 माइक्रोमीटर था। ये क्या उसके 10 गुने से स्टार्ट हुआ, 0.3 का 10 गुना कितना होगा? 3 to 5 हो गया, 3 to 5 माइक्रोमीटर। दी लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, सबसे बड़ी आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या बचपन से बढ़ते आए? द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। एमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, जो ह्यूमन की आरबीसी होती हैं, आर अबाउट वो लगभग कितने? 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, उनका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट, अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो नर्व सेल बताना, ठीक है। लार्जेस्ट पूछा जाए आइसोलेटेड सिंगल सेल तो क्या? ऑस्ट्रिच का अंडा। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन दियर शेप, पहले बता चुके हैं कि भाई शेप में भी बहुत ज़्यादा अंतर होते हैं। दे में भी डिस्क लाइक, वो डिस्क लाइक भी हो सकती हैं, जैसे आरबीसी होती है हमारी, और भी होती हैं। पॉलीगोनल और भी चीज़ें होती हैं डिस्क लाइक, और भी सेल्स कुछ पॉलीगोनल बहुभुजी हो सकती हैं, कॉलमनर हो सकती हैं, क्यूबॉइड शेप की हो सकती हैं, थ्रेड लाइक हो सकती हैं धागे की तरह, और इवन इरेगुलर, और ऐसी भी हो सकती हैं कि कोई शेप ही नहीं है, जैसे डब्ल्यूबीसी वगैरह होती है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद फंक्शन ऑफ द परफॉर्म, और ऐसा भी होता है कि जैसा वो काम करेंगे उसी हिसाब से उनकी आकृति बदल भी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ दिखाया गया, ये फिगर 8.1 जो अभी मैंने कहा था, डायग्राम शोइंग डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स। देखो ये देखो रेड ब्लड सेल्स राउंड एंड बाइकनकेव दिखाई गई, ठीक है, जो मोस्टली मेमल की बाइकनकेव भी होती है, चूँकि ज़्यादातर सभी मेमल में बाइकनकेव शेप ही होती है, एंड ज़्यादातर मेमल में ही टाइफाइड कंडीशन पाई जाती है, सभी में नहीं, वो अलग से आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो द्विवार दंती जो दांतों का डेंटिशन वो सब है। वाइट ब्लड से डब्ल्यूबीसी क्या होती है? अमीबॉइड की, एक तरीके से रेगुलर टाइप का कह सकते हैं, क्योंकि अमीबा का भी खुद कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है ना। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स एक ऐसी लॉन्ग एंड नेरो है, ये आ गई आपकी
नर्व सेल ये कैसी है, ब्रांच्ड है और लॉन्ग है, देखो एकदम से खूब सारी ब्रांच लिखी हैं और लंबी, सबसे ज़्यादा लॉन्ग। ये ट्रेकिड कैसी है, एलोंगेटेड सेल्स है। और मेसोफिल कोशिकाएं कैसी हैं, राउंड एंड ओवल। तो इस तरीके से ये जो है आपका ये इतना हो गया। तो बाकी जो है इस तरीके से ये सीक्वेंस करके याद भी रख सकते हैं। 0.3 के बाद 3 करना, फिर 5 करना, फिर लगभग 7 कर देना, तो ये सब याद रहेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से अगला जो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में वो अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो को फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।